हेलो स्टूडेंट्स, देखो 11th क्लास में आ गए हो आप लोग सभी। और 11th क्लास में आप लोग यहां पर कृषि विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये कृषि विज्ञान है तो कृषि विज्ञान के अंतर्गत अभी हमने आप लोगों के जनरल एग्रीकल्चर का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो देखो विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं आप लोगों के कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो अगली शाखा है, और जिस अगली शाखा के बारे में हम आप लोगों की बात करते हैं तो उस अगली शाखा का नाम है यहां पर मधुमक्खी पालन। क्या नाम है अगली शाखा का? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो इस मधुमक्खी पालन शाखा के बारे में हम आप लोगों के यहां पर आगे बात करेंगे। अब देखो यहां पर ये मधुमक्खी पालन है, तो इस मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये देखना है सबसे पहले। तो इसको बोला जाता है एपीकल्चर। क्या बोला जाता है इसको अंग्रेजी में? एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर इसके अंतर्गत यही है कि आप लोग एपीकल्चर किसे कहोगे, या एपीकल्चर में आप लोगों की किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग यहां पर आसानी से बता सकते हो कि एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और जो आप लोगों के एग्जाम होता है ना, तो उस एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। वह कभी ये नहीं पूछता कि मधुमक्खी पालन क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। आप लोगों के क्वेश्चन ये आता है कि मधुमक्खी पालन में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोगों को वहां पर याद होना चाहिए कि जो आप लोगों के ये मधुमक्खी पालन है, तो यहां पर आप लोगों के मधुमक्खियों को पालना और शहद उत्पादन से संबंधित आप लोगों के क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जबकि आप लोगों के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर आप लोगों के क्वेश्चन आएगा कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो एपीकल्चर आप लोगों के किससे संबंधित है? भी मधुमक्खी पालन से संबंधित हैं। एपीकल्चर में आप लोगों के मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से संबंधित कार्यों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग देखो इस शाखा के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में, तो आप लोगों की शाखा के बारे में क्या है कि इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से संबंधित, शहद उत्पादन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो आप लोग देखो इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या बताया गया है कि जो मधुमक्खी पालन है, तो इस मधुमक्खी पालन के अंतर्गत मधुमक्खियों को पालने और साथ ही साथ उनसे जो शहद उत्पादन किया जाता है या उनसे जो शहद प्राप्त किया जाता है उसके बारे में आप लोग कहां पर अध्ययन करते हो? मधुमक्खी पालन में अध्ययन करते हो। और कोई यहां पर इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों की यही है कि आप लोग एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हो। तो एपीकल्चर में मधुमक्खियों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब ये इंग्लिश वर्ड आप लोगों को यहां पर इसके अंतर्गत याद होना चाहिए। ओके, आगे देखो आप लोग इसके बाद अगली शाखा के बारे में हम आप लोगों की बात करेंगे। अब देखो ये तो आप लोगों के इसके अंतर्गत हो ही गया मधुमक्खी पालन। अगली शाखा आप लोगों की आती है रेशम कीट पालन। देखो आप लोग इसमें अगली शाखा है रेशम कीट पालन। ओके, अब देखो जो रेशम कीट पालन है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वर्ड इनके, सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? सेरीकल्चर। मतलब आप लोगों से वह एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं। तो सेरीकल्चर में आप लोगों की किसका अध्ययन करेंगे? रेशम कीट होता है, और इस रेशम कीट को पालने का जो आप लोगों के अध्ययन किया जाता है
तो वह कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? सेरीकल्चर के अंतर्गत आप लोगों के रेशम कीट को पालने का क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है। और जो एपी कल्चर है, तो एपी कल्चर में आप लोग किसके बारे में अध्ययन करते हो? जो मधुमक्खी होती हैं, तो मधुमक्खियों को पालना और साथ ही साथ उनसे शहद उत्पादन से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में आप लोग कहां पर अध्ययन करते हो? इसके अंतर्गत कहां पर करते हो? एपी कल्चर में। आप लोग देख लो यहां पर जो सेरीकल्चर है, तो सेरीकल्चर में तो सीधी सी बात है कि आप लोगों के यहां पर रेशम कीट पालन एवं आप लोगों की यहां पर बात की जाए जो रेशम उत्पादन होता है, तो उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं के बारे में आप लोग कहां पर अध्ययन करते हो? सेरीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन करते हो। तो यही इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए इसके अंतर्गत कि सेरीकल्चर क्या है। तो सेरीकल्चर के बारे में आप लोग बता सकते हो कि रेशम कीट पालन और रेशम उत्पादन का अध्ययन कृषि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को यहां पर हम किस नाम से जानते हैं? सेरीकल्चर के नाम से आप लोगों की उस शाखा को यहां पर जाना जाता है। देखो ये शाखाएं हैं और इनके बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे मान लो कई आप लोगों से कोई पूछ ले कि सेरीकल्चर क्या होता है, तो आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि सेरीकल्चर क्या होता है, कि सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट होता है और उस रेशम कीट के पालन से संबंधित साथ ही साथ रेशम वगैरह उत्पादन से संबंधित क्रियाओं के बारे में क्या करते हैं? देखो अध्ययन करते हैं। कहीं पूछा जाए कि एपी कल्चर क्या होता है, तो आप लोग इतनी सी जानकारी तो दे सको कि जो एपी कल्चर है, इस एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन साथ ही साथ शहद उत्पादन से संबंधित क्रियाओं के बारे में क्या करते हैं? भी अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं और ये आप लोगों को सीखना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे मान लो आप लोग 11th क्लास में आए हो, भी 10th क्लास पास आउट करके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों के जिंदगी की बात की जाए तो आप लोगों के जीवन की एक अलग ही शुरुआत होती है 11th क्लास में आने के बाद, क्योंकि 10th क्लास तक आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट कॉमन थे, वहां पर सभी स्टूडेंट्स को एक ही जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। लेकिन 10th क्लास जैसे ही पास आउट करते हैं तो 10th क्लास पास आउट करने के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है और फिर यहां पर आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में क्या है? स्टडी करनी पड़ती है। तो यहां पर क्या है, ये आप लोग जिस नए सब्जेक्ट का चुनाव करते हो वह सब्जेक्ट आप लोगों के लिए शुरुआत है, वहां से आप लोग उस सब्जेक्ट के बारे में सीखना शुरू करोगे। तो आप लोग उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से कब सीख पाओगे? जब आप लोग उस सब्जेक्ट का फंडामेंटल सीखोगे, उस सब्जेक्ट का जो बेसिक है उसको आप लोग सीखोगे, तब जाकर के आप लोगों को सब्जेक्ट क्या है धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो आप लोगों को क्या है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले उसका बेसिक सीखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितनी मजबूत आप लोगों की नींव भरी जाएगी ना, उतना ही स्ट्रोंग आप लोग आगे बनोगे। तो आप लोगों की यदि अगर नींव कमजोर रह जाएगी, तो नींव कमजोर रह जाती है तो वह बिल्डिंग ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। तो आप लोगों की नींव को क्या करना है, अभी से मजबूत करना है, ठोक ठोक के पूरी तरह से मजबूत नींव बढ़नी है। और जब नींव मजबूत होती है तो आप लोग उसके ऊपर आसानी से कितनी भी अच्छी बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हो। तो जो ये आप लोगों का शुरुआती टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों की लाइफ में। मैं बता दूं, यदि अगर आप लोग 11th क्लास नहीं पढ़ते हो तो 11th क्लास में आप लोगों ने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी, तो आप लोग ये समझना कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर का बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि जो बातें आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ने को मिलती हैं फिर वो आगे जाकर के नहीं मिलेगी कि आप लोग ये बताओ, क्योंकि जो टॉपिक आप लोगों के 11th क्लास में है अब वो 12th में या फिर आगे आप लोगों को पढ़ने को लिए नहीं मिलेंगे। तो जो क्लास आप लोगों के 11th है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस क्लास का एग्रीकल्चर फील्ड के हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को समय के इंपॉर्टेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, समय की महत्ता को आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों को एक बात देखो यहां पर बताता हूं इसके अंतर्गत, कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि अभी चलो ये तो 11th क्लास है, अभी तो क्या है जैसे पढ़ लेंगे आराम से, हम 1-2 साल और घूम लेते फिर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ये सोच लेता है कि जैसे मान लो मेरा तो भी एंजॉय करने का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, मस्ती करने का टाइम है, तो वो स्टूडेंट अभी 5 साल तक जैसे मान लो एंजॉयमेंट कर लेगा,
तो उस स्टूडेंट ने भी 5 साल एंजॉयमेंट कर लिया, तो फिर बाकी की जो जिंदगी बची, तो फिर बाकी की जिंदगी उसको ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। उसके पास कोई टाइम नहीं है फिर इस समय को सुधारने के लिए। लेकिन ये भी अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने भी के जो 5-7 साल हैं और इनमें अच्छी मेहनत कर ली, तो फिर उसकी आगे की जिंदगी है वह बहुत आराम से गुजरेगी। उसको आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्याओं का ज्यादा कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो ये सोचता है कि अभी मैं आराम मजे ले लेता हूं, तो ये डिसीजन आप लोगों के ऊपर है। या तो अभी जो ये 5-7 साल हैं इनमें एंजॉयमेंट कर लो, और जो बाकी की जिंदगी है वह कष्टदायक पूर्ण तरीके से जी लेना। या फिर आप लोग जो अभी ये 5-7 साल हैं इनको अच्छे तरीके से मेहनत कर लो, अभी थोड़ा कष्ट उठा लो, और फिर जो बाकी की लाइफ बचती है उस बाकी की लाइफ को आनंदपूर्ण तरीके से जी लेना। ये डिसीजन आप लोगों को लेना है। और ये भी अगर आप लोग इस डिसीजन को सोच समझ करके लो तो आप लोग अपने भविष्य को अच्छे तरीके से निखार सकते हो। तो देखो, ये सारी बातें आप लोगों के ऊपर निर्भर करती हैं। आप लोग जो अपना कैरियर है उसके प्रति कितना सीरियस हैं। यदि अगर आप लोग अपने कैरियर के प्रति सीरियस होंगे तो आप लोग जरूर कुछ न कुछ जरूर कर पाओगे, क्योंकि हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग जो भी कार्य के लिए बोलते हो उसको हम करने के लिए तैयार रहते हैं। हम आप स्टूडेंट्स को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आप लोग आगे जाकर के कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह दो, आप लोग कहीं पर नहीं रुकोगे। हम आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, और उसके लिए क्या है, आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि आप लोग जब भी थोड़ा एक्टिव होगे, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे, तो आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा बातें सीखने को मिलेगी। और यदि अगर मान लो आप लोग खुद पढ़ने के इच्छुक नहीं हो, आप लोग पढ़ाई वगैरह नहीं करते हो, तो फिर ये क्या है, थोड़ी गलत बात है। क्योंकि ये समय है देखो, और ये अभी का समय निकल गया तो ये समय आप लोगों की जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आने वाला है। तो ठीक है, चलो ये तो आप लोगों के थोड़ा मैंने बता दिया कुछ। अब यहां पर हम कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात कर रहे थे। इधर आ जाओ अब आप लोग वापस। तो ये आप लोगों को मैंने 2 शाखाओं के बारे में यहां पर बताया, एक एपीकल्चर, और इस एपीकल्चर में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी पालन के बारे में। सेकंड बताया मैंने सेरीकल्चर, और जो सेरीकल्चर है तो इस सेरीकल्चर के अंतर्गत आप लोग किसके बारे में अध्ययन करते हो, रेशम कीट पालन के बारे में यहां पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब देखो इसके बाद अगली शाखा के बारे में हम आप लोगों की बात करते हैं। देखो यहां पर देखो अगली शाखा है आप लोगों के इसमें लाख उत्पादन। ओके स्टूडेंट, अब इस लाख उत्पादन की बात करूं तो इस लाख उत्पादन को आप लोगों के इंग्लिश में बोला जाता है भी लेक कल्चर। क्या बोला जाता है, लेक कल्चर। तो बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनके इंग्लिश टर्म है ये, तो इंग्लिश टर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए कि लेक कल्चर में आप लोग किसके बारे में अध्ययन करते हो। तो जो लेक कल्चर है इसमें आप लोग किसके बारे में अध्ययन करते हो, लाख उत्पादन के बारे में आप लोगों के यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर तो आप लोगों के सीधा सा किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जो लाख उत्पादन होता है। तो लाख उत्पादन के बारे में आप लोग कहां पर अध्ययन करते हो, लेक कल्चर के अंतर्गत आप लोगों के क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है, आप लोगों के अंग्रेजी वर्ड पूछ लिए जाते हैं इनके, इस वजह से इनको आप लोगों के लिए क्या है, बताना यहां पर जरूरी हो रहा है। आगे देखो अगली शाखा के बारे में हम आप लोगों की बात करते हैं। तो अगली शाखा है जैसे आप लोगों के मछली पालन। कौन सी है, मछली पालन। ये सभी कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं, ये सारे कृषि विज्ञान के फील्ड हैं। और इस मछली पालन को आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो फिशरी। क्या बोला जाता है, फिशरी, या पीसी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पीसी कल्चर या फिशरी के नाम से भी आप लोगों के मछली पालन को जाना जाता है। तो मछली पालन के बारे में भी आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि इस शाखा के अंतर्गत आप लोगों के मछली पालन के बारे में क्या किया जाता है भी, यहां पर अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे अगली शाखा है आप लोगों के कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र,
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। हाँ, जब आगे आप लोग कॉलेज में जाओगे ना, तो कॉलेज में जाओगे तो आप लोगों के एक सब्जेक्ट चलता है कृषि अर्थशास्त्र, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो जो ये आप लोगों के एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैं, तो इसके अंतर्गत में अध्ययन की बात करूं तो इसके अंतर्गत आप लोगों के अध्ययन किया जाता है भी फसल लागत एवं आय के बारे में। समझना आप लोग थोड़ा, यहां पर लागत का मतलब आप लोगों के खर्चा, किससे है? खर्चा। और आय का मतलब इनकम होना। मतलब जैसे मान लो कोई भी किसान है और वह किसान फसल उत्पादन का कार्य करता है, तो उस किसान को फसल उत्पादन के कार्य में कितना खर्चा हुआ, लागत का मतलब क्या है? कितना खर्चा हुआ, और साथ ही साथ वहां पर उस किसान को फसल उत्पादन के कार्य में कितनी इनकम हुई। तो इसके बारे में आप लोगों के जो अध्ययन है, तो ये अध्ययन आप लोगों के कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? कृषि अर्थशास्त्र शाखा के अंतर्गत किया जाता है। देखो, कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड का आदमी है तो उसको कृषि अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फील्ड में बिजनेस करेगा। जैसे मान लो तो बिजनेस करता है कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड का, तो उस व्यक्ति को यहां पर कृषि अर्थशास्त्र के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर उसको फसल उत्पादन है और उस फसल उत्पादन में कितनी लागत आती है, कितना खर्चा होता है, साथ ही साथ वहां पर कितनी इनकम होती है, इन सभी का कैलकुलेशन करना एक जो किसान होता है उसके लिए क्या होता है? अति आवश्यक होता है। तो ये आप लोगों के कौन सी शाखा होती है? कृषि अर्थशास्त्र शाखा होती है, जिसके अंतर्गत फसल की लागत और साथ ही साथ उस फसल की आय के बारे में आप लोगों के यहां पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ओके, आगे देखो अगली शाखा आप लोग इसके अंतर्गत कृषि प्रसार शिक्षा। कौन सी शाखा है भी आप लोगों के इसके अंतर्गत? अगली कृषि प्रसार शाखा। और इस कृषि प्रसार शिक्षा की बात की जाए तो कृषि प्रसार शिक्षा को आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। किस नाम से जाना जाता है भी आप लोगों के इसके अंतर्गत? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। हाँ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन बोल सकते हो, लेकिन सीधा सा कृषि प्रसार ही बोलते हैं, शिक्षा भी बोल सकते हो आप लोग इसके अंतर्गत। तो ये आप लोगों के एक सब्जेक्ट है कृषि प्रसार, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से आप लोगों के इसको जाना जाता है। अब देखो, एक शब्द है यहां पर आप लोगों के प्रसार, एक है कृषि और एक है शिक्षा। ठीक है, तो आप लोग इनको देखो। जैसे मान लो आप लोगों के यहां पर कृषि क्षेत्र है, क्या है? कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र की जो शिक्षा है, क्या है? शिक्षा। और एक है प्रसार। प्रसार का मतलब क्या है? फैलाना। मतलब जो आप लोगों के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है, आप लोगों के नई नई तकनीकों का विकास किया जाता है, तो नई नई तकनीकों का आप लोगों के जो विकास किया जाता है और उनका विकास करके जो प्रसार करते हैं, उसको आप लोग किस नाम से जानते हो? कृषि प्रसार शिक्षा के नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। आप लोग फिर समझने की कोशिश करो कि जैसे मान लो एग्रीकल्चर फील्ड के वैज्ञानिक हैं। अब जो एग्रीकल्चर फील्ड के वैज्ञानिक हैं, तो वैज्ञानिक के कृषि क्षेत्र से संबंधित नई नई तकनीकों का क्या करते हैं? विकास करते हैं, नई नई तकनीकें खोजते हैं कृषि फील्ड के लिए। अब जो नई नई तकनीकें खोजी गई, अब उन नई नई तकनीकों को खोज करके जब आप लोगों के किसान के खेत तक पहुंचाया जाता है, या किसान तक उस जानकारी को पहुंचाया जाता है, या उस नई तकनीक को किसान तक पहुंचाया जाता है, तो उसी को आप लोग किस नाम से जानते हो? कृषि प्रसार शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये इस शाखा का भी होना एग्रीकल्चर में बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि अगर मान लो वैज्ञानिकों ने तो यहां पर आप लोगों के नई नई तकनीकों की खोज कर ली, लेकिन उन नई नई तकनीकों को किसानों तक नहीं पहुंचाया जाता, तो उन तकनीकों का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब वह नई नई तकनीकें किसानों तक पहुंचेगी तभी जाकर के उसका क्या होगा? बेनिफिट होगा आप लोगों के यहां पर। तो आप लोगों के जो ये शाखा है कृषि विज्ञान की, तो इस शाखा के अंतर्गत आप लोगों को यही बताया गया है कि इस शाखा के अंतर्गत आप लोगों के
कृषि क्षेत्र की नई नई तकनीकों को या वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई तकनीकों को किसान के खेत तक पहुंचाया जाता है। कौन सी शाखा के माध्यम से? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है ये, और इस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन शाखा के माध्यम से जो आप लोगों के कृषि अनुसंधान संस्थानों से नई जानकारी प्राप्त होती है उसे किसान के खेतों तक पहुंचाने के बारे में आप लोगों के कहां पर अध्ययन करते हैं? कृषि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग इसके अंतर्गत ये बोल सकते हो कि कृषि अनुसंधान संस्थानों से प्राप्ति नई जानकारी को किसान के खेतों तक पहुंचाना। ओके, समझ लिया ना आप लोगों ने कि जो आप लोगों के कृषि अनुसंधान संस्थान होते हैं जहां पर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, नई नई तकनीकों की खोज करते हैं, तो जो वहां से नई तकनीकें प्राप्त होती हैं या नई जानकारी प्राप्त होती है और उसके किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाता है, तो उसके बारे में आप लोग कहां पर अध्ययन करते हो? कृषि प्रसार शिक्षा में। और इसको आप लोग यहां पर अंग्रेजी में क्या बोलते हो? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से आप लोगों को इसको जाना जाता है। तो ठीक है, यहां तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में देख लिया। अब देखो आप लोग इसके अंतर्गत अगली शाखा के बारे में बात करते हैं, और अगली शाखा है आप लोगों के इसमें कुक्कुट पालन। कौन सी शाखा भी आप लोगों के? कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन की मैं आप लोगों के यहां पर बात करूं तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पोल्ट्री। किस नाम से जानते भी? पोल्ट्री। अब देखो कुक्कुट पालन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि कुक्कुट पालन का आप लोगों के तात्पर्य होता है मुर्गी पालन से। किससे है? मुर्गी पालन से। तो मतलब जो आप लोगों के यहां पर कुक्कुट पालन है, इसके अंतर्गत आप लोगों के मुर्गी पालन के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। आप लोगों को जो ये सभी बातें हैं इनके बारे में धीरे धीरे आगे डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। जैसे अपने जो 11th क्लास के एग्रीकल्चर हैं, तो 11th क्लास के एग्रीकल्चर में पूरा मुर्गी पालन के बारे में दे रखा है डिटेल से, और वहां पर आप लोगों को पूरा डिटेल से मुर्गी पालन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की मुर्गी की नस्लों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सी नस्ल की मुर्गियां हैं जो सबसे ज्यादा अंडे देती हैं। साथ ही साथ कौन सी नस्ल की मुर्गियां हैं जिनका मांस खाने के लिए स्वादिष्ट होता है, या कौन सी नस्ल की मुर्गियां हैं जो लड़ाकू नस्ल की होती हैं, कौन सी मुर्गियां हैं जो मनोरंजन के लिए पाली जाती हैं। तो ये सारी बातें जब आप लोग ये टॉपिक पढ़ोगे अलग से कि मुर्गी पालन वाला, तो वहां पर आप लोगों को बताई जाएगी। केवल अभी तो इतना सा है कि जो आप लोगों के कुक्कुट पालन है या जो पोल्ट्री है, तो इसके अंतर्गत आप लोगों के किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो ये यहां पर इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखते हैं कि आप लोगों के यहां पर जो मुर्गी पालन होता है, इस मुर्गी पालन के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ओके, केवल अभी इतनी सी जानकारी ध्यान रख लो कि पोल्ट्री है और इस पोल्ट्री में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? मुर्गी पालन के बारे में। ओके, आगे देखो अगली ब्रांच आप लोग इसके अंतर्गत, और अगली ब्रांच है मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन, इसको तो अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं भी, मशरूम ही, मशरूम प्रोडक्शन। अब देखो, अब आप लोग ये बोल रहे होंगे कि मशरूम क्या होती हैं। देखो आप लोगों के जो मशरूम है इसको सब्जी वगैरह बनाने में काम लिया जाता है और बहुत ही पौष्टिक सब्जी मानी जाती है मशरूम की यहां पर इसके अंतर्गत। तो आप लोगों को मैं थोड़ा आइडिया दे दूं, जैसे कि आप लोगों ने बरसात के दिनों में देखा होगा, और बरसात के दिनों में आप लोग कहीं खेलते होंगे और खेलते खेलते आप लोगों ने कभी देखा होगा कि सांप की छतरी,
नाम सुना है क्या सांप की छतरी का आप लोगों ने? आप लोगों के कई भी जैसे मान लो खेत वगैरह होते हैं या रोड वगैरह के किनारे आप लोगों के बरसात के दिनों में क्या उगाती हैं? सांप की छतरियां उगाती हैं, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में या सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? सांप की छतरी बोलते हैं। तो जो वह सांप की छतरी है वह एक प्रकार की आप लोगों की क्या है भी? वह मशरूम है। क्या है वह? मशरूम। लेकिन जो वह सांप की छतरी उगती है तो आप लोगों के खाने योग्य मशरूम नहीं है, वह जहरीली मशरूम है भी। वह कौन सी मशरूम है? जहरीली। जबकि जो आप लोगों के खाने योग्य मशरूम होती हैं उसकी अलग से खेती की जाती है, लेकिन वह भी होती कैसी है? जैसे आप लोगों के सांप की छतरी है ना, वैसी आप लोगों के वो मशरूम होते हैं खाने योग्य। लेकिन आप लोगों के वह भी मशरूम ही है, लेकिन वह जहरीली मशरूम है। और इधर जो अपन खेती करके उगाते हैं वो आप लोगों के कौन सी मशरूम होती हैं? वो खाने योग्य मशरूम होती हैं। तो जो ये आप लोगों के मशरूम उत्पादन है, तो इसके अंतर्गत आप लोगों की बात की जाए तो इस शाखा के अंतर्गत आप लोगों के जो मशरूम उत्पादन है उसके बारे में, जो इसकी खेती है उसके बारे में क्या है हम अध्ययन करते हैं, और उसके उत्पादन के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन आप लोगों के कहां पर किया जाता है? इस मशरूम उत्पादन के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके बारे में तो कोई ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं कि आप लोगों की शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है? मशरूम की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन आप लोगों के यहां पर किया जाता है। आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मशरूम उत्पादन के बारे में भी मैं आगे आप लोगों को जानकारी दूंगा। अभी तो केवल आप लोगों की जो कृषि विज्ञान की शाखाएं थी, इन शाखाओं के बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है। तो ठीक है, अब इसके बाद चलो आगे हम अगली क्लास के अंतर्गत बात करेंगे।